नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक पे देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है। देखो, आपका एग्जाम जो है मुश्किल से 17 से 18 दिनों का शेष समय और बचा हुआ है। इसमें आप जितना ज़्यादा तैयारी करो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज की तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी है। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। उसके कुछ दिनों बाद निश्चित तौर पे उम्मीद है कि टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार विद्यार्थियों के द्वारा मांग चल रहा है, हड़ताल भी चल रहा है। तो ऐसे में लगता है कि सीजी टेट के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है कि सरकार अब बहाना बना सके, तो टीचर भर्ती का निश्चित तौर पर आ जाएगा। ऐसे में आप अभी तैयारी कर रहे हो तो वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से रहेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। इसका मतलब यहाँ पर जो 3 और ऑप्शन होगा वो गलत रहेगा, क्योंकि हमको सही का चयन करना है। पहला, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो ये क्या रहेगा? गलत, क्योंकि विकास संख्यात्मक नहीं होता और ना ही इसे मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गलत, क्योंकि एक विकास जब होता है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो स्वाभाविक ढंग से उसके आसपास जितने भी माहौल रहता है वो आपके विकास पर आधारित हो जाता है। तीसरा है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाह्य भाग की ओर होता है। तो ये 100% सही रहेगा, क्योंकि विकास जो है अगर हम देखते हैं इसके बारे में तो पता चलता है कि शरीर के केंद्रीय भाग से, यानी कि कह सकते हैं जहां मानसिक विकास हो गया तो उनके बाह्य भाग की तरफ वह जाता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का कार्य है। बताओ, शिक्षा का कार्य क्या होता है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना होता है, कि ध्वनि उच्चारण है, कि शब्दोच्चारण है, या भाषा विकास की पूर्ण अवस्था है? दोस्तों, शिक्षा का जो प्रमुख कार्य है, ऐसा नहीं कि आप कॉलेज कर लो या और जितना भी तैयारी करना है वो कर लो, लेकिन वो आपके जीवन में अमल नहीं होता, वो आपके जीवन में स्वाभाविक नहीं बनता, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में शिक्षा का कार्य है कि अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना है, और ये ए में है। दूसरा प्रश्न है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? देखो, बालक जो होता है ना, अनेक अवस्था में अनेक ढंग के उनका विकास होता है। तो जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पूर्ण हो जाता है तो हम उसे किस स्तर पर रखे हैं या किस अवस्था पे रखे हैं? आंसर रहेगा किशोरावस्था। और किशोरावस्था का जो समय है 12 से 18 के बीच को कहा गया है। ठीक है। चौथा है, चिंतन है। तो बताओ, चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक क्रिया है, कि काल्पनिक क्रिया है, कि दार्शनिक क्रिया है, या नैतिक क्रिया है? दोस्तों, चिंतन जो है एक संज्ञानात्मक क्रिया है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ एक संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यहां पर देखते हैं संज्ञानात्मक क्रिया मतलब होता क्या है कि उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को कहते हैं जिसमें हम सोचते हैं, हम समझते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं, ध्यान देते हैं और समस्या को सुलझाते हैं। यही जो है संज्ञानात्मक क्रिया है। पांचवा प्रश्न है, परीक्षा में सही प्रश्न का उत्तर याद करने के लिए छात्रों द्वारा की जाती है। जैसे कि आपसे कहूं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे, ठीक है, अब आपको प्रश्न याद नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कल्पना करोगे, कि तर्क करोगे, कि चिंतन करोगे, या प्रयास करोगे? तो दोस्तों देखो, कल्पना तो आप नहीं कर सकते, तर्क भी नहीं कर सकते। तर्क कौन सी स्थिति में होगा? जब आप संख्यात्मक प्रश्न को हल करोगे या गणित या रीजनिंग के प्रश्न को। तो इसका आंसर रहेगा चिंतन, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उस चीज के बारे में चिंतन करोगे कि मैंने क्या पढ़ा है, कैसे किया है। यही जो है इसका आंसर रहेगा चिंतन। ठीक है। पांचवा का, एक छात्र अपने शिक्षक को देखकर उसके गुण एवं व्यवहार के बारे में चिंतन करने लगता है। चिंतन का यह स्वरूप कहलाएगा।
भाई जैसे कि कोई आप स्कूल में जाओगे तो कहीं ना कहीं एक या दो टीचर ऐसे रहते हैं जो कि आदर्श रहते हैं, और बच्चे जो है उसी तरीके से बनना चाहते हैं, उसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके स्वभाव को, उनके गुण को, उनके तरीके को अपनाना चाहता है अपने जीवन में। तो ये जो होता है ना प्रत्यक्ष चिंतन पर आधारित है, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं, जो सामने देखता है उसको समझता है, उसी चीज को प्रत्यक्ष चिंतन कहा गया है। ए इसका आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। बताओ बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, इसका मतलब तीन जो ऑप्शन है वहां विशेषता है। सबसे पहली बात तो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये बालक की विशेषता है, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, जो चीज को अगर देखते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अनुकरण की प्रवृत्ति, ये तो है, क्योंकि बच्चे अपने घर में रहता है और अपने आसपास में अपने घर के सदस्यों को जैसा व्यवहार करते देखते हैं वह उसी तरीके से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने ना हमेशा आपको ऐसा व्यवहार करना है जो बच्चे सीख सके। कई लोग जो है ना बच्चे के सामने में मंजन घसने लगते हैं, गुड़ाखू। अब बच्चे भी उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि पता है कि हमारे अपने ऐसा कर रहा है मतलब बढ़िया चीज़ है, इसलिए वो भी करने लगते हैं। शराब पीने लगते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके सामने ऐसा व्यवहार करो जो वो सीख सके। यहाँ पर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो सी रहेगा जो कि अंतर्मुखी विशेषता, क्योंकि छोटा सा बालक में कोई अंतर्मुखी व्यक्तित्व तो नहीं होता। सी ऑप्शन सही रहेगा। बाल्यावस्था का समय है, बताओ बाल्यावस्था का जो समय रहता है ये रहते हैं, देखो निर्भरता, धार्मिकता, सामूहिकता की भावना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसमें जो सही आंसर रहेगा वहां सामूहिकता की भावना है, क्योंकि बालक जो होता है हम उम्र या हम वयस्क के उम्र में अपने उम्र के बीच में रहना चाहता है, सामाजिक भावना बढ़ाता है, खेलकूद करता है, जो भी सांस्कृतिक कार्य करता है वो सभी क्या होते हैं, सामूहिकता की भावना पर आधारित होता है। तो बाल्यावस्था का समय रहता है वहां सामूहिकता की भावना है। नौवां प्रश्न है अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। बताओ अंतर्दर्शन, जैसे कि एक दिन मैंने बताया था अपने मन में खुद को झांकना है कि मैंने कितना तैयारी किया है, मेरी कमी क्या है, मेरे में गुण क्या है। तो यही जो है स्वयं के अध्ययन को ही अंतर्दर्शन विधि कहा है, यानी कि स्वयं को देखना है कि आप किस जगह पर हो, आप किस पोजीशन पर हो। 10वां है निम्न में से किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। भाई किशोरावस्था में तो अनेक समस्या है और अनेक इसमें विशेषता भी है, आपको ये भी याद रखना है। समस्या के तौर पर देखो शारीरिक विकास की समस्या होता है, किसी का शारीरिक विकास होता है, किसी का नहीं होता है, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई जो भी रहता है। समायोजन की समस्या रहता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे एक दूसरे के प्रति जानना समझना प्रारंभ करते हैं, समायोजन करने का प्रयास करते हैं, ये भी एक समस्या है उनका। काम और संवेगात्मक समस्या भी रहता है। तो ये सभी इसका आंसर सही रहेगा जो कि डी में है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बताओ प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। आंसर रहेगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अच्छा, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि वे जन्मजात स्वाभाविक क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं जो किसी सीखे बिना नहीं होती, जो जीवों में वंशानुगत होती। जैसे कि आप देखना बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको कोई बताता है क्या कि भूख लगने पर कैसा रोना है या दूध पीना है तो कैसा पीना है, नहीं बताता। छोटे से बछड़ा अगर जन्म लेता है गाय से, कोई भी जानवर से, तो उसको ये नहीं बताता कि भूख लगने पर कैसे दूध पीना है या कैसे चलना है, क्योंकि बछड़े जो है 1-2 घंटे में चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो यही जो है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आता है, जो जन्मजात स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। 12वां प्रश्न है विकास का तात्पर्य है। बताओ विकास का तात्पर्य क्या होता है। हमेशा उपरोक्त सभी आंसर ऐसा लिखा है, इसका मतलब वो सही नहीं होता। आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। एक चीज याद रखना, जब भी आप एग्जाम में बैठो तो ये जो 30 प्रश्न रहेगा सीडीपी का, उसको प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना और चिंतन करना, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। विकास का तात्पर्य वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है।
अब परिपक्वता चाहे उनके मानसिक विकास के तौर पर हो, चाहे शारीरिक विकास के तौर पर हो या बौद्धिक विकास के तौर पर हो, ये ए ऑप्शन सही रहेगा। सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान सहायता करता है। जैसे कि बच्चे में प्रतिभा तो होता है, लेकिन सामाजिक मुद्दों की वजह से, सामाजिक कारणों की वजह से वो जो है अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाता, तो इसके लिए सहायता जो होती है वहाँ स्व अधिगम मॉडल आधारित होती है। स्व अधिगम, जैसे कि यहाँ पर है, स्व अधिगम सामग्री का वह स्वरूप व्यवहारिक होता है क्योंकि इसमें उसके लिए बोध, प्रश्न एवं अभ्यास कार्य दिए जाते हैं। संपूर्ण विषय वस्तु अब एक तक जुड़ता रहता है और यहाँ निर्धारित स्वयं तक अधिगम कर सकते हैं। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जीन पियाजे ने किस विकास पर बल दिया है? संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया। इन्होंने अपने बच्चे पर अध्ययन किया है। ठीक है। और इन्होंने 4 अवस्था बताया है। कौन कौन सी 4 अवस्था याद रखना? एक तो है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में रखा है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में रखा है। और एक है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक के बीच के बालकों में रखा है। 15 नंबर का प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। बताओ। जैसे कि मैंने एक दिन बताया था बुद्धि लब्धि के बारे में, IQ लेवल के बारे में। 105 बुद्धि लब्धि है, इसका मतलब ये सामान्य बुद्धि का बालक है। इसमें एक और आता है 70 तक से, लगभग 60 या 70 या 70 के आसपास है, इसमें मंद बुद्धि के बालक शामिल हैं। और 70 से जिनका कम रहते हैं बुद्धि लब्धि, वो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, कोहेलबर्ग यानी कि लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। यानी कि लॉरेंस कोहेलबर्ग किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो नैतिक विकास के सिद्धांत को। 17 है, कौन सा सीखना स्थायी की होता है? यानी कि कहने का मतलब ये है कौन से ऐसे तरीके हैं जो स्थायी होता है सीखने के लिए। बताओ। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आप समझ कर पढ़ रहे हो कि रट कर पढ़ रहे हो कि सुन कर पढ़ रहे हो कि देख कर पढ़ रहे हो? सबसे बेहतर तो यही ना कि आपको समझ कर पढ़ना है, क्योंकि समझ कर पढ़ोगे तो लंबे समय तक ये याद रहता है। 18 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये जो है जीन पियाजे के हिसाब से है, जो कि अमूर्त स्तर पर चिंतन होता है। और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक के बीच के बालकों में देखा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य बताओ। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि आप अभी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो या टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आपका मूल्यांकन 1 फरवरी को है। तो इसमें होता क्या है? इसमें बच्चे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करता है। यानी कि आप अनुत्तीर्ण हो गए कि उत्तीर्ण हो गए, ये परिणाम आपके एग्जाम में दिखेगा। बच्चा क्या सीखता है ये भी जानने को मिलेगा। यानी कि आप अभी तक क्या सीखे हो, अगर अच्छा सीखे हो तो परिणाम अच्छा रहेगा। बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना है। आप किस टॉपिक पर भूल गए, CDP है कि EVS है कि SST है कि साइंस है? तो ये जो है आपके कौन से क्षेत्र में कठिनाई आ रहा है उसको भी प्रदर्शित करता है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा। ठीक है। बालक का विकास परिणाम है। मतलब बालक का जो विकास है वह परिणाम है। किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का भी होता है, वातावरण का भी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग दिया है और C में दोनों दिया है, तो इसलिए इसका आंसर C रहेगा। क्योंकि बालक का विकास का जो परिणाम होता है वह वंशानुक्रम पर भी निर्भर रहता है, उनके वातावरण पर भी निर्भर रहते हैं। जो बालकों को एक अच्छा माहौल मिलता है, जो सोसाइटी में अच्छा माहौल मिलता है, आप देखना कई ऐसे कॉलोनी रहता है शहरों में, शिक्षक कॉलोनी, कर्मचारी कॉलोनी, तो वहाँ के बालक क्या सीखेगा? क्योंकि वो तो वैसी स्थिति में रह रहे हैं
या किसी परिवार में जब सब नौकरी नौकरी लोग रहते हैं तो उसके बच्चे भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसी तरीका से वातावरण मिला है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं आर्थिक कारण है, कोई हो सकता है बहुत बड़ा जमींदार हो लेकिन उनके बच्चे गधे हैं, है ना, उसके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से सी आंसर ही करेक्ट रहेगा। 21वां प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि उपयुक्त सभी रहेगा। ठीक है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बताओ, बच्चों के जो सृजनात्मक है यानी कि सृजन करना है, निर्माण करना है, ऐसे विकास में सहायक नहीं है। तो खेल भी सहायक है, क्योंकि बच्चे में शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। कहानी लेखन में भी शारीरिक और उसका लेखन कला का प्रभाव पड़ता है। निर्माण संबंधी जो क्रिया है उसमें भी बच्चे का विकास होता है। लेकिन भाषण जो है यह सृजनात्मक विकास के लिए सहायक नहीं है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। द्विखंड, देखो द्विखंड जो है ये सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है और एक जर्मन का व्यक्ति है, वैज्ञानिक है। इन्होंने 1923 में दिया है। इसके हिसाब से हर व्यक्ति में दो प्रकार के बुद्धि होते हैं इनके द्विखंड सिद्धांत के हिसाब से। जैसे कि कोई एकदम पढ़ाई में होशियार है, कोई संगीत में होशियार है, कोई और किसी क्षेत्र में होशियार है तो कोई और किसी क्षेत्र में होशियार है। तो ये जो है उनके द्विखंड सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना अपने ब्रेन में दो पार्ट है, ब्रेन जो है वहाँ दो पार्ट है, एक तो है कॉन्शियस माइंड कहते हैं, एक है सबकॉन्शियस माइंड। तो या फिर ऐसे कह सकते हैं, एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ है राइट है। तो जिनका जिस साइड का ब्रेन एक्टिव रहता है वो खासकर से तर्क शक्ति है, गणित है, किसी वैज्ञानिक खोज पर आधारित रहते हैं। और एक तरफ जो बुद्धि है उनका एक्टिव रहता है तो थोड़ा सा किसी की एकदम छोटी सी बात पर वहाँ रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भावनात्मक विकास ज़्यादा हो जाता है। तो यही है इनके द्विखंड सिद्धांत का अर्थ। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास है। आपने इसे स्टार मार्कर लगा लो, कई बार एग्जाम पूछा गया है। फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान उनके किंडरगार्टन से है। अगर इसको सामान्य शब्द में कहूँ तो ये आंगनबाड़ी भी उनके हिसाब से किंडरगार्टन है, जहाँ पर बच्चे का छोटेपन से उनका विकास होता है, संपूर्ण विकास है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बताओ, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहेलबर्गर? सही जवाब आ जाएगा पावलोव। पावलोव इसका आंसर सही रहेगा, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत यानी कि सीखने के लिए उद्दीपक को होना आवश्यक नहीं होता, अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। निम्न में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? बताओ, सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो अनुशासन नहीं है। इसका मतलब मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन, ये सभी क्या है? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है। लेकिन नहीं की बात आता है तो अनुशासन इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है। अगला है, सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक है। स्टार मार्कर लगा लो आप, क्योंकि देखो कुछ सीखना है भाई, जब तक व्यक्ति गलती नहीं करेगा तब तक वहां सीखेगा नहीं। और बार बार करने के बाद अगर गलती नहीं होता है तो इसका मतलब वो कुछ नया सीख नहीं रहा है, क्योंकि उसी पर लटका हुआ है। और जहां कुछ नया करने का प्रयास करेगा इसका मतलब गलती होगा। और यही प्रयास और भूल के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। आंसर बी रहेगा। ठीक है। 28वां प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है व्यक्तिक विभिन्नता। देखो, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, आप जब भी पढ़ाओगे तो 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे। लेकिन क्या 30 बच्चे के एक नंबर आएगा एग्जाम में? नहीं। क्या 30 बच्चे एक जैसे रुचि रखते हैं? नहीं। क्या 30 बच्चे एक साथ सीख सकते हैं? नहीं। उनके चरित्र पर प्रभाव पड़ते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है उपरोक्त सभी।
क्योंकि व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों, सीखने और चरित्र में। मैंने यहाँ पर लिखा है कोई भी व्यक्ति, जैसे कि दो व्यक्ति हैं तो हर तरफ से एक जैसे नहीं हो सकता, अंतर ही रहता है। मैंने बताया था 30 लोग हैं, 30 में अलग हैं, कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक विशेषता, ये सभी उनके अंतर पाया जाता है उसमें। और ये क्या है, व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। दोस्तों जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी और उस मूवी का नाम है तारे जमी पर, ठीक है, तारे जमी पर। मैंने एक दिन बताया था आपको, उसमें एक लड़का है जिसको आमिर खान पढ़ाता है। अच्छा, उस बच्चे में देखना वो क्या करते हैं, ए को कुछ इस प्रकार से नहीं लिखता, वो किस प्रकार से लिखता है, इस प्रकार से, या डी है या बी है या वी है या डब्ल्यू है। जब बॉल आता है तो वो ढंग से कैचिंग नहीं कर पाता, गैदर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें डिसलेक्सिया नाम के रोग है और यही इसका आंसर रहेगा। ये विकलांगता का उदाहरण है, शारीरिक विकलांगता नहीं, मानसिक विकलांगता है, डिसलेक्सिया। तो यही आंसर रहेगा बी का। अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, ठीक है। प्रश्न क्या है कि आयु के साथ साथ बालकों की खाली स्थान में परिवर्तन होता है, रुचियों में, प्रेरणाओं में, अनुक्रियाओं में, या उपयुक्त सभी। अब इसका आंसर बताया था ना, उपयुक्त सभी, इसका मतलब यही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, चाहे डी भी रह सकता है, ए बी सी डी कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको सही आंसर लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।